सभी का क्लियर है कल के कंसेप्ट? ओके, क्लियर है तो कोई मुझे बता सकता है कि मार्जिन और पेडिंग में डिफरेंट क्या होता है? अब्दुल नूर, क्या आप बता सकते हैं? मार्जिन जो है वो बाहर से दिखता है, पेडिंग जो है अंदर से दिखता है। जो अंदर से दिखता है? मतलब डिफरेंस। अंदर दिखता है, क्या क्या दिखता है अंदर से? गैप, स्पेस, वो आपको मेंशन स्पेस। करना पड़ेगा। क्योंकि अंदर से बहुत सारे टेक्स्ट वगैरह भी दिख सकता है, इमेजेस भी दिख सकता है, तो मतलब पता कैसे चलेगा कि अंदर से क्या दिखाना है, बाहर से क्या है? तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा कि जो गैप है वो अगर बाहर से मुझे चाहिए तो हम मार्जिन का यूज़ करेंगे, और अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर से चाहिए हम पेडिंग का यूज़ करेंगे। सिंपल। ठीक है। ओके। ठीक है। नेक्स्ट क्या था? ओके। फॉन्ट फैमिली किस लिए यूज़ किया जाता है? हसन अली, क्या आप बता सकते हैं? जो फॉन्ट फैमिली है। हम्म फिर से बोलिए। फिर से बताइए, आपने क्या पूछा मेरे को? जो फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट फैमिली जो प्रॉपर्टी होता है सीएसएस का, वो किस लिए मतलब यूज़ किया जाता है? फोन फैमिली। हाँ। पता नहीं है सर। पता नहीं, कल का क्लास किया था आपने? नहीं नहीं, कल मैंने क्लास नहीं किया था। तो वीडियो देखा था? वीडियो मैंने देखा था, आपने लिंक दिया था, लेकिन मैंने वहां से आके क्या कि मैंने थोड़ा काम किया था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं देख पाया। वो करना नहीं है ना, क्योंकि देखिए कल जो हमने पढ़ा था वो अगर आज स्किप कर देंगे तो हो सकता है कि आज जो हम सीखेंगे वो कल से लिंक्ड अप हो। तो आपको कल का तो आपने पढ़ा नहीं था, आज जो पढ़ेंगे वो भी आपको समझ में नहीं आएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए मैं जो सेशन है पूरा रिकॉर्ड करता हूँ, ताकि आप लोगों में से कोई अगर ज्वाइन नहीं कर पाता है वो बाद में देख के वो जो भी कमियां हैं वो पूरा कर ले। अगर स्टिल आप लोग हाँ। मतलब वीडियो नहीं देखेंगे या फिर जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं करेंगे, तब मतलब दिक्कत हो जाएगा ना हमको भी। क्योंकि देखिए नहीं, मेरा मैंने मैं। सोचा हाँ बोलिए। मैंने सोचा था कि अगर क्लास हो गया, क्लास की खत्म करके मैंने रात में जब फ्री हो टाइम फ्री टाइम में मैं देख लूंगा, तो ऐसा आपको मैंने एक घंटे सोचा की था। जगह 2 घंटे मतलब देखना पड़ेगा फिर तो वो लेंदी हो जाएगा ना। आप डेली का क्लासेस हाँ। डेली कर लीजिए, अगर किसी वजह से आप नहीं कर पाते हैं तो पहले का क्लास जो है देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलता है आपको। ठीक है। यहाँ पे मुझे सारे जितने भी ठीक। मेंबर्स हैं ना, आप सभी को एक साथ सिखाना है। तो अगर ऐसा होता है कि आप कभी कभार कुछ वजह से आप कुछ नहीं सीख पाते, स्किप कर देते हैं, तो इसीलिए ये सेशन पूरा रिकॉर्ड होता है ताकि आप बाद में उसको देख ले। ओके। तो आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या करेंगे, डायरेक्टली अगर आपने ओके। स्किप किया तो कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आज का जो क्लास है ना वो आपको समझ में आए। नहीं तो क्या होगा, आपको कल का कंसेप्ट जो है क्लियर नहीं है, आज जो भी हम पढ़ेंगे तो आपको याद मतलब समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कहाँ से क्या हुआ, कौन सा एट्रीब्यूट क्या कर रहा है, कौन सा प्रॉपर्टी किस लिए लगाया जा रहा है। तो इसीलिए आपको डेली क्लासेस करना है। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। और क्या था यहाँ पे? ओके, हमने एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में पढ़ा था कल, राइट? तो जेआरएल क्या आप बता सकते हैं एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है? मैं भी नहीं था पहले से कल। हाँ, आप भी नहीं थे? नहीं था सर। वीडियोस भी नहीं देखा? नहीं सर। ऐसे कैसे चलेगा? हम इधर, क्या आप बता सकते हैं एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है? हम इधर
आपको बोल रहा हूँ एक्सटर्नल सीएसएस जो है क्या होता है। लेफ्ट कर दिया क्या? अच्छा, चलिए ओके। कोई मुझे बता सकता है एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है? एनीवन? किसी को याद नहीं है क्या? अब्दुल नूर, आप तो कल थे ना, आप बता सकते हैं एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है। हम्म। सही याद नहीं है। याद नहीं है, ओके। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल के जो भी हमने सीखा था कल, वो थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। मैं यहाँ पे और एक फोल्डर बनाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा सी एस एस लेट से। ओके, एक सेकंड, मेरा एक कॉल आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, तो 2 मिनट रुकिए। 2 मिनट नहीं लगेगा? हाँ सर। हम्म। ओके ओके, जस्ट फ्रंटर वीडियोस केटा ना। हम्म। ओके। हम्म। ওকে বাট স্যার কোনোবা যদি সাবস্ক্রিপশন লোৱা নাই তাক কি দেখাম? সিহঁতেতো সেইকেইটা ভিডিঅ' নাপায়। মানে সেইকেইটা কি কোৰ্চৰ ভিডিঅ' থাকিব নে ইউটিউবৰ? অ'কে, আজিৰ পৰা লাষ্ট 7 ডেজৰ ভিডিঅ' কেইটা থাকিব, তাৰ আগৰ যিকেইটা আছে সেইকেইটা নাথাকে। অ'কে অ'কে অ'কে, মানে চেনেল ৱাইজ যে দেখা যায় সেইখিনি বস্তু হাইড কৰিব লাগে। অ'কে ছাৰ, অ'কে ঠিক আছে, বুজি পাইছোঁ। হুম হুম হুম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার। ওকে 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 স্যার। হুম। ওকে, লেটস কন্টিনিউ। ओके हाँ, तो हम कहाँ थे? हम देखने वाले थे कि इंटरनल सीएसएस हमने देख लिया था, इनलाइन सीएसएस हम देख लिया था, ठीक है। और इसको फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आप में से किसी को याद है, किसी को नहीं है, तो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जाऊँगा, फर्स्ट तो एक फाइल बनाऊँगा index.html करके। ओके, आपको पता है किस तरह से VS कोड को इंस्टॉल किया जाता है? मैंने कल के वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वीडियो अपलोडेड है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा, आपको VS कोड चलाना आ जाएगा। ओके, तो इसका जो शॉर्टकट था एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। इस तरह से हमने जो बॉयलर प्लेट या फिर स्ट्रक्चर है वो हमने लिख लिया था कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हमको क्या करना है, राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर पे जाना है। ओके, खुल गया। ओके, बॉडी के अंदर हमको क्या करना है, लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल एक H1 बना लेते हैं पेन प्रोग्रामर करके। ओके, देखिए हो गया। यहाँ पे मैं रिफ्रेश भी नहीं करना पड़ा, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था लाइव सर्वर करके, ठीक है। उसके लिए हमको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हमारा जो H1 है यहाँ पे आ गया। अभी हमको क्या करना है, उस H1 के अंदर हमको एक मतलब इसको लेट से मुझे कलर करना है, तो कलर हम अगर इनलाइन से करेंगे तब क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा, राइट। कुछ इस तरीके से कलर रेड कर दिया, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो मतलब रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका एक होता है, अगर आप इंटरनल सीएसएस यूज करेंगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, हेड टैग के अंदर इस पे स्टाइल टैग को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमको किसको डिजाइन करना है, कौन से एलिमेंट को? H1 को करना है। तो हम इस तरह से H1 को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे कलर रेड। तो यहाँ से भी मतलब इस तरह से भी क्या होगा, हमारा जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। देखिए, अगर मैं इसको ब्लू कर देता हूँ तो यहाँ पे ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इंटरनल सीएसएस। हमने ये सब ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, 2-3 बार हमने रिपीट भी किया हुआ है, ठीक है। फिर से आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। और तीसरा एक मिलता था हमको क्या,
कि हम एक्सटर्नल CSS को यूज़ कर सकते हैं। एक्सटर्नल CSS मीन्स CSS के लिए एक अलग से फोल्डर बनेगा, फोल्डर यानी फाइल बनेगा। उस फाइल के अंदर हम सारे जो भी चीज़ें चाहिए होगा हमको, सारे चीज़ें हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे एक्सटर्नल फाइल के अंदर। किस तरह से करेंगे, पहले तो एक फाइल बना लेंगे style.css करके। ओके, ज़रूरी नहीं आप style.css ही दे, आप इस पे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट पे आपको .css ये तो लगाना ही है। ओके, तो बाकी यहाँ पे कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे style.css बना लिया। ओके, अभी क्या करना पड़ेगा, ये जो ये है हमारा टाइटल टैग के ठीक नीचे हमको क्या करना पड़ेगा, इस पेज के साथ इस HTML पेज को लिंक कर देना है। किस तरह से करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे जाएंगे लिंक के अंदर एंटर दबाएंगे तो रिलेशन एट्रीब्यूट जो है स्टाइल शीट बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। href के अंदर हमको क्या करना है, ये जो फाइल का नाम है ये पास कर देना है। किस तरह से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, style.css हमने लगा लिया, रेल के अंदर स्टाइल शीट बाय डिफॉल्ट VS कोड ने दे दिया। तो अभी क्या हो चुका है, हमारा ये जो फाइल है ये फाइल इस फाइल के साथ लिंक हो चुका है, यानी यहाँ पे हम जो भी डिजाइन करेंगे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। किस तरह से, देखिए लेट से मैं यहाँ पे H1 को सेलेक्ट करता हूँ, कलर इसका मैं ग्रीन कर देता हूँ। ओके, सेव करता हूँ। अभी क्या हो जाएगा, हमारा H1 का कलर ग्रीन हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब हम एक्सटर्नली CSS का यूज कर रहे हैं कि मतलब किस तरह से, यहाँ पे और एक पेज बना के। ओके, डिफरेंट पेज है उसके लिए। ओके, डिफरेंट पेज है, उसके अंदर हमने CSS लगा लिया, उस CSS का जो भी चेंजेस होगा यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, समझ में आया सभी को, क्लियर है? हाँ क्लियर है तो थम्स अप दे दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों का डाउट नहीं है। फिर से रिपीट करता हूँ, सिंपल सा, एक्सटर्नल CSS जब भी हम यूज करेंगे क्या करेंगे, लिंक टैग का यूज करेंगे। किसके बाद, टाइटल टैग के बाद। ठीक है, हेड टैग के अंदर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे डाल दिया लिंक टैग। ओके, उसके अंदर हमको रेल एट्रीब्यूट लगाना है, उसके अंदर वैल्यू पास कर देना है स्टाइल शीट। ठीक है, फिर हमको देना है href के अंदर style.css। ओके, CSS style.css क्यों लिखा, क्योंकि हमारा जो फाइल नेम है वो style.css है। इसके अंदर जो भी हम CSS का कोड लिखेंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो चेंजेस यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, तो कल हमने 2-3 प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो प्रॉपर्टी किसको बोला जाता है, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको कॉलन के पहले, इसको प्रॉपर्टी बोला जाता है। इस कॉलन के बाद जो भी चीजें है इसको वैल्यू बोला जाता है। इसको हम इन डेप्थ पढ़ेंगे CSS के अंदर, जब हम CSS पढ़ेंगे। फिलहाल तो हमको HTML पे फोकस करना है। ओके, तो हमने 2-3 प्रॉपर्टी पढ़ा था, उसको भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी था क्या, टेक्स्ट को कलर करने के लिए, जो आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, मैं रेड कर देता हूँ तब रेड हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली यानी ये जो स्टाइल है ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे दूसरा स्टाइल चाहिए। किस तरह से लिखेंगे, देखिए फॉन्ट फैमिली के अंदर कुछ भी फॉन्ट दे सकते हैं आप। फॉन्ट किस तरह से पता चलेगा कि कौन सा फॉन्ट चाहिए मुझे, आपको जाना है स्टार्ट मेनू के अंदर, यहाँ पे जाके लिखना है फॉन्ट्स, सॉरी कंट्रोल पैनल खुल गया, फॉन्ट्स इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सारे फॉन्ट्स आपके कंप्यूटर पे जो भी इंस्टॉल्ड है वो सारे यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ से कोई सा भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं। लेट से मुझे ये चाहिए स्क्रिप्ट MD बोल्ट। ओके, ठीक है, तो मैं किस तरह से यूज करूंगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फॉन्ट फैमिली जो प्रॉपर्टी है वो लगाया हुआ है, उसके अंदर वैल्यू पास करने पड़ेगा। क्या वैल्यू का जो भी फॉन्ट का नाम है स्क्रिप्ट, ओके, MT इस तरह से बोल्ट। ओके, अगर मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखिए हमारा पेन प्रोग्रामर का नाम तो चेंज हो जाना चाहिए था। क्या हमने यहाँ पे कुछ गलती किया, स्क्रिप्ट MT बोल्ट। ओके, पेन पे देख लेते हैं। ठीक है, पेन के अंदर हम अगर यहाँ पे जाते हैं, कुछ लिखते हैं, स्क्रिप्ट ये नाम क्या है, MT है या ओके MT है, मैंने क्या लिखा, MT ही तो लिखा। ओके, कॉमा लग गया उसमें, क्या साइड में कॉमा लग गया है कौन उसको। सा वाला, ये वाला, ये सेमीकोलन हाँ, है, ये आपको लगाना ही है नहीं नहीं, मैंडेटरी। कौन सा, सेमीकोलन के सामने। ये वाला हाँ हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आप इसको रिमूव कर दे तब भी नहीं काम करेगा। ओके, मैं दूसरा फॉन्ट यूज करता हूँ। ठीक है, लेट्स से थोड़ा सा इजी देख लेते हैं, एल्जीरियन है। ओके, शायद मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लगा दे इसीलिए नहीं हो रहा आई थिंक, बट क्या हम MT जस्ट लिखे क्या तब चलेगा, सेव करता हूँ, हाँ चल गया। देखिए मैंने लास्ट में बोल्ड लगा दिया था जो मुझे नहीं लगाना था। ये बोल्ड जो है इसका वेट है। ठीक है, यहाँ पे रेगुलर वगैरह है, रेगुलर आप नहीं भी लगाएंगे तब भी चल जाएगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पे कॉलन आपको यहाँ पे मतलब डबल कोट लगाना है। डबल कोट क्यों लगाना है, क्योंकि आप जब जावास्क्रिप्ट पे काम करेंगे तब आपको कोई भी स्ट्रिंग का वैल्यू इस तरह से पास करना पड़ेगा। यहाँ पे
कोट लगा के, कोट यानी सिंगल कोट, ठीक है, ये होता है आपका डबल कोट, ये होता है आपका सिंगल कोट, ठीक है। तो आपको सिंगल कोट लगाना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, अगर आप इस तरह से भी लिखते हैं ना तब भी ये काम कर जाएगा। देखिए यहाँ पे काम कर रहा है, ओके। तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिसेस के लिए आप यहाँ पे कोट लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फॉन्ट का नाम दे दिया, ओके। लेट से मुझे और एक टेक्स्ट चाहिए जिसका नाम टैग लिखता था मैं H2 से, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम, वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द क्लास, ठीक है, लिख दिया। अभी इसका जो फॉन्ट है किस तरह से दिखेगा, नॉर्मल फॉन्ट पे दिखेगा, ठीक है। मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है, तो किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, H2 को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, फॉन्ट फैमिली जो हमारा प्रॉपर्टी है उसके अंदर कुछ भी नाम दे देंगे, यहाँ से कुछ भी उठा के। कौन सा उठाया जाए, कौन सा उठाया जाए, लेट से एल्जीरियन, ठीक है। यहाँ पे रेगुलर है, आपको रेगुलर नहीं लगाना है, मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया था, जो भी मैंने यहाँ पे बोर्ड लगाया था आपको बोर्ड नहीं लगाना है, यहाँ पे एल्जीरियन है, ठीक है। तो मुझे एल्जीरियन चाहिए, मैं लिखूंगा क्या, एल्जीरियन, कुछ इस तरह से। अभी देखिए हमारा जो फॉन्ट है वो एल्जीरियन में चेंज हो चुका है। अभी इसका कलर चेंज करना है, किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, सिंपली लिखेंगे कलर, और इसका जो भी कलर होगा जो हमको चाहिए, लेट से मुझे येलो चाहिए, येलो कैसा ही लगेगा, येलो ग्रीन कर देते हैं। अभी देखिए हमारा जो कलर है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। और तीसरा एट्रीब्यूट मिलता था क्या, कोई बता सकता है, यहाँ पे है ना तीसरा एट्रीब्यूट क्या था, फॉन्ट साइज, ओके। तो ये जो देखिए ये मेरा डिफॉल्ट पेज है, मैं अगर पेज को 100 पे करता हूँ तो इस तरह से H1 का साइज मुझे देखने के लिए मिला, ठीक है। लेट से मुझे H1 से भी बड़ा टेक्स्ट चाहिए, तब क्या करेंगे, H1 से बड़ा टेक्स्ट तो होता नहीं है HTML के अंदर, ठीक है। तो उसको किस तरह से बड़ा किया जाए, उसके लिए आपको मिलता है एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है फॉन्ट साइज, ओके, ठीक है। तो फॉन्ट साइज को किस तरह से यूज करेंगे वो देख लेते हैं। मुझे H1 से और भी बड़ा चाहिए, H1 जिस साइज पे है मुझे ये नहीं चाहिए, इससे और बड़ा चाहिए, तो किस तरह से लिखेंगे, मैं लिखूंगा यहाँ पे फॉन्ट साइज एट्रीब्यूट, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपको साइज चाहिए, लेट से मुझे 100 पिक्सल चाहिए, तो मैं यहाँ पे 100 पिक्सल दे दूंगा। देखिए ये 100 पिक्सल तक बड़ा हो गया, लेकिन मेरा जो पेज है देखिए अभी भी स्टिल 100 पे है, तो यानी मैंने यहाँ पे जूम इन जूम आउट कुछ भी नहीं किया, लेकिन मेरा जो H1 है वो साइज इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। क्लियर है इतना तक, ये कल हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, ठीक है, इतना क्लियर है, ओके, डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था बॉर्डर। बॉर्डर किस लिए यूज किया जाता है, किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर हमको कभी भी बॉर्डर चाहिए तब हम क्या कर सकते हैं, उस पर बॉर्डर एट्रीब्यूट पास कर सकते, एट्रीब्यूट नहीं सॉरी बॉर्डर प्रॉपर्टी पास कर सकते हैं। बॉर्डर के अंदर वैल्यू किस तरह से देंगे वो देख लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है अगर आप नहीं है तो बॉर्डर कुछ इस तरह से लिखना है आपको, यहाँ पे 3 वैल्यू पास कर देना है, क्या क्या, एक तो होगा बॉर्डर का साइज, मतलब कितना साइज होना चाहिए बॉर्डर का, लेट से मैं 2 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। फिर जो बॉर्डर का स्टाइल है वो किस तरह से होना चाहिए, फिलहाल तो आप सॉलिड लिख लीजिए, क्योंकि आपको मतलब जब हम CSS पढ़ेंगे उस पर इन डेप्थ पढ़ेंगे कि सॉलिड क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, डॉटेड क्या होता है, डैश्ड क्या होता है, इस तरह से सारे चीज़ें हम CSS पे पढ़ेंगे। अभी हम HTML पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी नेसेसरी चीज़ें होगा वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमको HTML के साथ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करना है, ओके। तो इसीलिए जो भी CSS का बेसिक्स होता है वो हम सीख लेंगे। तो आपको यहाँ पे इतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए, जब आप CSS पढ़ेंगे तब आपको मिल जाएगा नॉलेज, ठीक है, वहाँ पे सारे चीज़ें बताया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो आपको फिलहाल तो बस मैं जिस तरह से लिख रहा हूँ आपको जस्ट थोड़ा सा समझ के लिखना है। हाँ मुझे बॉर्डर चाहिए तो मैं यहाँ पे 3 वैल्यू पास करूंगा, क्या क्या, एक तो बॉर्डर का साइज हो गया, दूसरा बॉर्डर का स्टाइल जो है सॉलिड, तीसरा बॉर्डर का कलर, मैं लिख देता हूँ लेट से स्काई ब्लू, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या क्या पास किया, एक तो बॉर्डर का साइज, देखिए यहाँ पे बॉर्डर का साइज आ गया 2 पिक्सल, ठीक है। दूसरा क्या, सॉलिड, सॉलिड यानी इसका स्टाइल, सॉलिड इसको बोला जाता है, एक लाइन पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे पूरी तरह से चारों दिशाओं से एक ही लाइन दिख रहा है। अगर मैं इसको डॉटेड या फिर डैश कर देता हूँ ना, डैश्ड, तो देखिए यहाँ पे किस तरह से दिखा, थोड़ा सा मतलब छूट छूट के यहाँ पे स्पेस दे दे के यहाँ पे कुछ इस तरह का बॉर्डर दिखा। अगर मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ तब कैसा दिखेगा, ग्रुप करने से देखिए यहाँ पे ग्रुप हुआ, लेकिन आपको अच्छे से शायद नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इसका साइज जो है बहुत कम है। तो लेट से मैं इसको 10 कर देता हूँ, अभी देखिए ग्रुप दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे 2 कलर है, एक तो डार्क वाला, दूसरा वो थोड़ा सा हल्का स्काई ब्लू का। तो इस तरह से आप बॉर्डर लगा सकते हैं। कितना वैल्यू देना पड़ेगा, 3, क्या क्या, एक तो साइज, दूसरा इसका स्टाइल, तीसरा क्या, उसका कलर। तो आपको इसके बारे में इन डेप्थ पढ़ाया जाएगा CSS के अंदर, आप फिलहाल तो इतना ही सीख लीजिए, ओके। इस तरह से हम बॉर्डर लगा सकते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर, ठीक है। बाद में हमको क्या देखने के लिए मिला था, पेडिंग एंड मार्जिन। मार्जिन एंड पेडिंग क्या होता है, मैं उसको समझाने के लिए आपको इसको काट देता हूँ, H1 हो गया, H2 हो गया, ओके।
H1 के अंदर लेट से कलर वगैरह में सारे रिमूव कर देता हूँ और इसका जो बैकग्राउंड कलर है बैकग्राउंड कलर में ऐड कर देता हूँ रेड। आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना, आपको जस्ट ये मतलब याद रखना है कि हाँ बैकग्राउंड कलर एक प्रॉपर्टी होता है जिसके अंदर हम लगा के उसका जो बैकग्राउंड है उसको कलर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने H1 पे बैकग्राउंड कलर लगा दिया और H2 के अंदर भी मैं एक बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ, लेट्स से ब्लू, बैकग्राउंड कलर ब्लू, बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है। दोनों एलिमेंट्स के अंदर बैकग्राउंड कलर दिख गया हमको। यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन है ऑलरेडी तो हम उसको रिमूव करेंगे। किस तरह से रिमूव करेंगे, हम लगाएंगे यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है। यूनिवर्सल सेलेक्टर लगा के हम इसका मार्जिन जो है 0 कर देंगे और इसका जो पेडिंग है पेडिंग भी 0 कर देंगे इस तरह से। देखिए अभी दोनों चिपक गए एक साथ, ओके। अभी हमको पढ़ना है कि मार्जिन क्या होता है और पेडिंग क्या होता है। लेट्स से इस ये जो पेन प्रोग्रामर लिखा हुआ है उसके नीचे ये जो वेलकम टू द क्लास है, इन दोनों के अंदर मुझे गैप चाहिए, गैप यानी स्पेस चाहिए, ठीक है। तो किस तरह से अचीव करेंगे, क्योंकि ये बाहर है पेन प्रोग्रामर के नीचे है ना, मुझे नीचे स्पेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे इस पे मार्जिन लगाएंगे। मार्जिन लगाने से क्या होगा, देखिए क्या होगा। मैं अगर मार्जिन के अंदर इस तरह से दो मतलब पहले तो एक वैल्यू पास करके देखते हैं, लेट से 20 पिक्सल, ठीक है। 20 पिक्सल पास कर दिया। अभी देखिए क्या हुआ, चारों दिशाओं से, ठीक है, चारों डायरेक्शन से हमारा 20 पिक्सल का मार्जिन जो है ऐड हो चुका है। यहाँ पे देखिए जो व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है ये मार्जिन है, ओके। तो इस तरह से मार्जिन का यूज किया जाता है। और हमने पढ़ा था यहाँ पे दो वैल्यू देखे, दो वैल्यू किस तरह से देंगे, लेट से मुझे टॉप और बटन से नहीं चाहिए, लेफ्ट और राइट में चाहिए, ओके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टॉप और बटन को पहला जो वैल्यू है वो टॉप और बटन पे अप्लाई होगा, दूसरा जो वैल्यू है लेफ्ट एंड राइट पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, टॉप और बटन पे नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, पहले तो मार्जिन जो है उसका टॉप बटन 0 कर दूंगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट पे 20 पिक्सल दे देंगे। मैं सेव करता हूँ, देखिए टॉप और बटन से चला गया और लेफ्ट और राइट का जो मार्जिन है वो स्टिल रह गया, ठीक है। अगर मुझे टॉप और बटन में चाहिए, लेफ्ट और राइट में नहीं चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम कर सकते हैं ये जो लेफ्ट और टॉप और बटन है 20 पिक्सल दे दिया, लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल कर दिया। अभी देखिए लेफ्ट राइट में नहीं है लेकिन टॉप और बटन में है। ये तो हो गया आपका क्या, मार्जिन। मार्जिन यानी बाहर से ये जो बॉक्स है इसका, देखिए बॉक्स का जो भी कंटेंट है वो यहाँ पे स्टिल बराबर है। यहाँ पे जितना भी पहले जैसा था वो भी पहले जैसा ही है, कुछ भी चेंजेस इसके अंदर नहीं हुआ। लेकिन अभी अगर मैं बोलूँ कि ये जो पेन प्रोग्रामर है, ठीक है, ये अंदर से ये जो रेड वाला बॉक्स है ना, रेड वाला बॉक्स के अंदर से थोड़ा सा गैप दे दे या फिर स्पेस दे दे, तब हम क्या यूज कर सकते हैं, उस कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं पेडिंग। पेडिंग यानी अंदर की तरफ से वो गैप दे देगा, स्पेस दे देगा आपको, ठीक है। तो इस पे भी दो वैल्यू आपको मिलता है, एक तो टॉप बटन, ठीक है, लेफ्ट राइट दोनों एक साथ आप यूज कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, देखिए मुझे लेट से लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल चाहिए, तो मैंने सॉरी टॉप बटन से 0 चाहिए तो मैं पहले 0 पिक्सल दे दूंगा, लेफ्ट राइट से मुझे 10 पिक्सल का चाहिए तो मैं सेव करता हूँ। देखिए लेफ्ट पे 10 पिक्सल हो गया, राइट पे हुआ लेकिन आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये जो है मतलब पूरा कवर किया हुआ है इसलिए आपको नहीं दिखेगा, ओके। लेट से मुझे टॉप बटन से भी 10 पिक्सल चाहिए, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इस तरह से भी पास कर सकता हूँ, टॉप बटन 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट 10 पिक्सल। और अगर चारों दिशाओं से, ये तो बराबर हो गया ना, देखिए अभी चारों दिशाओं से 10 पिक्सल दिख रहा है आपको, तो उस केस पे आप सिंगल वैल्यू पास कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, चारों दिशाओं से 10 पिक्सल का आपका गैप दे देगा अंदर से, ठीक है। ये देखिए ये मार्जिन वाला था, मार्जिन वाला यहाँ पे बाहर आया, ठीक है। इसके अंदर कोई भी पेडिंग लगा हुआ नहीं था, तो ये क्या है, स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे देखिए 10 पिक्सल का गैप देखने के लिए मिला चारों दिशाओं से, ठीक है। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, लेट से 20 कर देता हूँ, तब आपको 20 दिख जाएगा। तो इस तरह से पेडिंग काम करता है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है ओली? ओके, कंटिन्यू करते हैं। हमने मार्जिन पेडिंग देख लिया, ठीक है, हो गया हमारा कल का क्लास जो है रिवीजन कर लिया हमने, ठीक है। अभी हम आज देखते हैं, आज क्या है, ये चैप्टर 3 है, ओके। इसके अंदर हमको हाइपरलिंक्स के बारे में पढ़ना है। हाइपरलिंक्स क्या होता है, हाइपरलिंक्स HTML links are hyperlinks. You can click on a link and jump another document. When you move the mouse over a link, the mouse arrow will turn into a little hand. ये एक थोड़ा सा नोट दिया हुआ है, ठीक है। HTML links are hyperlinks. You can click on a link and jump another document. When you ओके यही चीज़ है यहाँ पे सारा, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स किस तरह से लिखा जाता है, देखिए द HTML एंकर टैग डिफाइंस ए हाइपरलिंक्स, यानी जो ए टैग होता है, ए टैग यानी कुछ इस तरह का, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो ये जो टैग होता है इसको बोला जाता है क्या,
हाइपरलिंक्स यानी आप उस पर क्लिक करके किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट पे, चाहे वो मतलब किसी दूसरे का वेबसाइट हो या फिर आप ही का वेबसाइट का किसी दूसरा पेज हो, ठीक है। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे विंडोज पे जाता हूँ, ओके, विंडोज के अंदर आया। अभी देखिए मैं कौन से पेज पे हूँ, होम पेज पे हूँ बाय डिफॉल्ट, ओके। अगर मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पे यूआरएल चेंज हो गया, मेरा जो पेज है वो भी चेंज हो चुका है, ठीक है। अभी मैं सर्विस पे क्लिक करता हूँ, सर्विस पे देखिए यहाँ पे यूआरएल भी चेंज हुआ और यहाँ पे क्या हो गया, मेरा जो पेज है वो भी चेंज हो चुका है, ओके। तो इस तरह से हाइपरलिंक्स काम करते हैं, लेकिन इसको लगाना किस तरह से है, लगाने के लिए हमको ए टैग पढ़ना पड़ेगा। ए टैग क्या होता है, आपको अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि ए टैग क्या होता है, आप बोलेंगे ए टैग एक हाइपरलिंक्स का टैग होता है जिसके थ्रू हम किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट पे जंप कर सकते हैं या फिर उस पे जो हमारा पेज का कंटेंट है उसको शिफ्ट करके दूसरे पेज पे जा सकते हैं। तो किस तरह से यूज़ करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो मैं इसको काट देता हूँ, ये आपने सीख लिया, ओके। अभी कौन सा टैग होता है, ए टैग। ए टैग के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ए टैग लगा दिया और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ लेट्स से जंप टू लेट्स से विंडोज, ठीक है, विंडोज लगा दिया। यहाँ पे देखिए दो तरह का एट्रीब्यूट्स के बारे में थोड़ी देर बात पढ़ेंगे, उससे पहले हम देख लेंगे एब्सोल्यूट यूआरएल एंड रिलेटिव यूआरएल, ओके। तो एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है, रिलेटिव यूआरएल क्या होता है, ये पहले तो हम एग्जांपल देख लेते हैं, ओके। इसको मैं काट देता हूँ, सॉरी। हाँ, पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, एंकर टैग लगाया, एंकर टैग को इस तरह से क्लोज किया, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। अभी देखिए हमारा एंकर टैग रेडी है, क्या हम इस पर क्लिक करने से कुछ होगा, देखिए कुछ नहीं हो रहा, मैं क्लिक कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमने यूआरएल पास नहीं किया। इसके साथ हमको एक एट्रीब्यूट मिलता है जिसका नाम होता है href। href के अंदर आपको यहाँ पे जिस तरह से आपने पास किया था ना, उसका जो भी मतलब फाइल का नेम है वो यहाँ पे भी आपको सेम टू सेम यहाँ पे जो भी पेज पे आप रिडायरेक्ट करना चाहते हैं उसका जो यूआरएल है या फिर पाथ है वो डाल देना है। किस तरह से देंगे, लेट्स से मुझे विंडोज पे जाना है तो मैं क्या करूँगा, https:// विंडोज के अंदर इस तरह से windows.in लिख दूंगा, तो ये मेरा वेबसाइट का पूरा यूआरएल हो गया, ठीक है। लेट्स से मैं गूगल पे जाता हूँ तो मैं यहाँ पे google.com लिख दूंगा, ठीक है। तो google.com हो गया। अभी मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, देखिए क्या हुआ, google.com खुल गया, यानी हमारा हाइपरलिंक जो है काम कर रहा है प्रॉपरली, ठीक है। तो कौन सा एट्रीब्यूट मिला एंकर टैग के अंदर, href के अंदर हमको क्या डालना है, जो भी हम यूआरएल का जो भी हमको मतलब उस पर क्लिक करने से जो भी यूआरएल खुलना चाहिए उसका वेबसाइट का जो भी यूआरएल है वो दे देना है। लेट्स से मैं यहाँ पे इमडोज देता हूँ, इमडोज के अंदर .in लगा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ देखिए imdos.in खुल गया, ओके। तो इस तरह से जो यूआरएल है वो काम करता है, लेकिन इसके अंदर आपको दो टाइप्स का यूआरएल मिलता है, एक तो एब्सोल्यूट यूआरएल, दूसरा रिलेटिव यूआरएल। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, अगर आप किसी दूसरे की वेबसाइट पे जाना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है, लेकिन अगर आपके वेब पेज मतलब आपकी वेबसाइट का किसी दूसरे पेज पे जाना है वो भी पॉसिबल है। तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव में डिफरेंट क्या है, एब्सोल्यूट यूआरएल वो होता है जो आपकी वेबसाइट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या करा था, गूगल का एग्जांपल लिया, विंडोज का एग्जांपल लिया, ठीक है। तो वो क्या हो गया, हमारे वेब पेज का हिस्सा नहीं है, वो किसी दूसरे का वेबसाइट है, ठीक है। ये किसी दूसरे ने बनाया, मतलब आप ही बना सकते हो वो अलग बात है, लेकिन वेबसाइट तो थर्ड पार्टी है, ये तो आपके वेबसाइट का हिस्सा नहीं है। तो इसको बोला जाएगा एब्सोल्यूट यूआरएल, यानी इसके अंदर आपका वेब पेज का कोई भी लिंक्स वगैरह नहीं होगा, यहाँ पे मतलब थर्ड पार्टीज का होता है बेसिकली, ठीक है। तो इसको बोला जाता है क्या यूआरएल, एब्सोल्यूट यूआरएल। रिलेटिव यूआरएल क्या होता है, फिर रिलेटिव यूआरएल मैं समझाता हूँ। मैं यहाँ पे और एक पेज बना दिया, लेट्स से मैं यहाँ पे about.html बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपल सा स्ट्रक्चर लिख दूंगा h1 से, दिस इज अबाउट पेज, ठीक है, मैंने लिख दिया, ओके। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ about.html के अंदर, देखिए हमारा about पेज खुल गया, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर क्लिक करने से ये जो about का पेज था उस पेज को मतलब उस पेज को मुझे दिखाना है, जिस तरह से हमने यहाँ पे किया था विंडोज पे, मैंने आपको एग्जांपल दिखाया ना कि अगर आप अबाउट पे क्लिक करते हैं तो अबाउट पेज खुलेगा, अब सर्विसेज पे क्लिक करते हैं तो सर्विसेज पेज खुलेगा। वो किस तरह से पॉसिबल हुआ, क्योंकि दोनों विंडोज का ही हिस्सा है, एक ही वेबसाइट का हिस्सा, तो उसको बोला जाएगा रिलेटिव यूआरएल। तो इस तरह से मतलब इसको किस तरह से यूज करेंगे इंडेक्स पेज के अंदर, देखिए मैं यहाँ पे और एक एंकर टैग बनाता हूँ क्योंकि हमको दोनों देखना है। ये एब्सोल्यूट यूआरएल हो गया, क्यों, क्योंकि ये जो वेबसाइट का यूआरएल है ये हमारे वेब पेज का हिस्सा नहीं है। लेकिन अभी जो हम देने वाले हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गो टू होम पेज, गो टू अबाउट पेज, ओके हो गया। अभी
इस href के अंदर हमको क्या पास करना है, अबाउट पेज का जो भी पाथ है या यूआरएल है वो हमको पास कर देना है, क्योंकि दोनों एक ही साथ है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे about.html। ओके, हो गया हमारा लिंक। देखिए यहाँ पे दोनों आ गया, जंप टू विंडोज आ गया, गो टू अबाउट पेज आ गया। अभी मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए हमारा जो अबाउट पेज है वो खुल गया। ठीक है, किस तरह से खुला, क्योंकि यहाँ पे हमने रिलेटिव यूआरएल लगाया हुआ था। ठीक है, अगर मैं विंडोज पे क्लिक करता हूँ, देखिए विंडोज पे .in खुल जाएगा। ये दूसरे का वेबसाइट थर्ड पार्टी हो गया था, इसको हम एब्सोल्यूट यूआरएल बोलेंगे, इसको हम रिलेटिव यूआरएल बोलेंगे। ठीक है, डिफरेंस पता चल गया। डिफरेंस यही है कि रिलेटिव यूआरएल के अंदर जो भी हम पाथ देंगे वो हमारे वेब पेज का ही हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, और एब्सोल्यूट यूआरएल के अंदर हम किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट का यूआरएल जो है दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है ना, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव? हाँ, चलिए अभी इसके अंदर हमको 2-3 और एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स यानी 2-3 एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलता है जो हम अभी देखने वाले हैं। ऊपर ऊपर कहीं पे छोड़ दिया ना, हाँ यहाँ पे देखिए 2-3 दिया गया है, यहाँ पे 4 दिया गया है। ठीक है, 4 में से हम फिलहाल तो टारगेट का देखेंगे यहाँ पे। हाँ, ये जो 4 है टारगेट का वैल्यू है। ओके, टारगेट एट्रीब्यूट का वैल्यू होता है। तो टारगेट एट्रीब्यूट किस तरह से लगाएंगे, लेट्स से क्यों लगाएंगे वो भी तो जानना जरूरी है ना, कि हमको यहाँ पे टारगेट एट्रीब्यूट लगाना ही क्यों है। देखिए यहाँ पे मैं जंप टू विंडोज पे क्लिक करता हूँ ना, तो देखिए यही जो पेज है ना, मेरा सेम पेज रिप्लेस होके विंडोज खुल रहा है। ठीक है, अगर मैं गो टू अबाउट पेज पे क्लिक करता हूँ, देखिए सेम पेज रिप्लेस होके पहला वाला पेज चला गया, फिर क्या हुआ, दूसरा जो पेज है वो आ गया। यहाँ पे सेम क्लिक करता हूँ तब भी यह सेम काम होगा। देखिए पहले वाला पेज जो है चला गया और विंडोज खुल गया। लेकिन मुझे कुछ इस तरह का नीड है कि लेट से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मुझे दूसरा विंडो ओपन होके दिखे। एक एग्जांपल देख लेते हैं, लेट से मैं google.com पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं जीमेल पे क्लिक करता हूँ, सॉरी यहाँ पे खुला है, मैं अगर इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं यूट्यूब पे क्लिक करता हूँ, वो भी सेम पेज पे खुल रहा है, क्यों खुल रहा है पता नहीं। ओके, मैं आपको दिखाई देता हूँ कैसे होता है। देखिए उसके अंदर हमको क्या एट्रीब्यूट मिलता है, टारगेट एट्रीब्यूट मिलता है। टारगेट एट्रीब्यूट कहाँ पे लगाना है, हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर लगाना है, किसी भी एक टैग का। ठीक है, तो लेट से मुझे windows.in जो है वो दूसरे टैब के अंदर खुलना चाहिए। ठीक है, तो किस तरह से लगाएंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे टारगेट। टारगेट के अंदर हमको क्या क्या वैल्यू मिलता है, देखिए सेल्फ बाय डिफॉल्ट होता है, जो वही पेज पे खुलेगा, उसी पेज को रिप्लेस करके जो अभी फिलहाल तो काम कर रहा है, तो सेल्फ का काम वही होता है, तो इसको हम नहीं सीखेंगे। ठीक है, दूसरा होता है ब्लैंक। ब्लैंक क्या करता है, ओपन्स द डॉक्यूमेंट इन ए न्यू विंडो और टैब। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, सिंपली अंडरस्कोर लगाएंगे, फिर लिखेंगे ब्लैंक। ब्लैंक लिखने से क्या होगा, अभी देखिए मैं दिखाता हूँ। अभी अगर मैं जंप टू विंडोज पे क्लिक करता हूँ, देखिएगा यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, मैं क्लिक किया, ये जो पहले का पेज है वो मतलब खुला हुआ मतलब रह गया। ठीक है, और यहाँ पे दूसरे टैब के अंदर windows.in खुल गया। देखिए मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ, हो गया। लेकिन पहले क्या हो रखा था, अगर मैं अबाउट पेज के अंदर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए पहला का पेज जो है वो चला गया और उसके रिप्लेसमेंट में ये वाला पेज आ गया। तो क्या हम एब्सोल्यूट सिर्फ एब्सोल्यूट यूआरएल में लगा सकते हैं, रिलेटिव में नहीं लगा सकते? हाँ, आप दोनों में लगा सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो आप क्या करेंगे, href के ठीक बाद अब यहाँ पे एक स्पेस लगाएंगे, इसके बाद आप टारगेट लिखेंगे, टारगेट लिखने के बाद आप अंडरस्कोर ब्लैंक लिखेंगे। अगर आप इस तरह से सेव करेंगे, अभी देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, दूसरा जो पेज है दूसरे टैब के अंदर खुला। ठीक है, पहले का पेज हमारा रह गया, देखिए इस तरह से। ठीक है, टारगेट एट्रीब्यूट हो गया, समझ में आया सभी को? हाँ, ओके, चलिए अभी देखिए यहाँ पे एक पेरेंट होता है। पेरेंट क्या करता है, ओपन द डॉक्यूमेंट इन न्यू पेरेंट फ्रेम, यानी यहाँ पे दूसरा एक पेरेंट ओपन होके फिर खुलेगा। किस तरह से, देखिए यहाँ पे मैंने पेरेंट पेज कर दिया, किसके अंदर, गो टू अबाउट पेज के अंदर। अभी देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद सेम कम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब आप सर्वर पे देंगे ना इसको, तो वहाँ पे एक दूसरा विंडो ओपन होगी, यानी इसका जो पेरेंट है, पेरेंट दूसरा एक ओपन होगा, ओपन होने के बाद वो आपको दिखेगा। ठीक है, तो आप अभी के लिए सिर्फ टारगेट जो है, टारगेट के अंदर ब्लैंक को सीख लीजिए, सेल्फ तो बाय डिफॉल्ट मिलता ही है। टॉप जो है, ओपन डॉक्यूमेंट फुल बॉडी ऑफ द विंडो, सारे जो भी विंडो होगा उसका फुल बॉडी ले लेगा टॉप जो है। ठीक है, तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। ओके, एब्सोल्यूट यूआरएल, रिलेटिव यूआरएल हमने देख लिया। अभी हमको देखना है HTML इमेजेस। इमेजेस को किस तरह से यूज किया जाता है, इमेजेस के लिए आपको कौन सा टैग मिलता है, img टैग मिलता है। ओके, img टैग किस लिए यूज किया जाता है, तो आप बोलेंगे कि img टैग हमेशा इमेज को यूज करने के लिए लगाया जाता है किसी भी एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। ओके, तो img टैग के अंदर कितने तरह का एट्रीब्यूट्स रहता है, यहाँ पे है src, alt,
और दो रहता है आपका हाइट एंड विड्थ। यहाँ पे शायद नहीं है, आई थिंक हाँ है, विड्थ एंड हाइट, ठीक है। इन चार तरह का एट्रीब्यूट्स मिलता है। लेकिन उससे पहले हमको देखना है एसआरसी के बारे में। एसआरसी क्या होता है? एसआरसी होता है आपका जो भी फोटो का या फिर इमेज का जो भी पाथ है या फिर यूआरएल है या फिर आप बोल सकते हैं लोकेशन है, वो हमको देना पड़ेगा। किस तरह से? जिस तरह से हमने href के अंदर दिया था, यहाँ पे लिंक टैग के अंदर href को जिस तरह से दिया था, उस तरह से हमको एसआरसी टैग भी मिलता है। किस तरह से यूज़ करेंगे देखिए, हमको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली img टैग इस तरह से ओपन कर लेना है। आपको ध्यान देना है img एक एम्प्टी एलिमेंट होता है। एम्प्टी एलिमेंट मीन्स उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है। क्लोजिंग टैग उसका नहीं है, आपको जस्ट ओपन करना है, इसको क्लोजिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो img टैग कुछ इस तरह से आप लगा लेंगे, तब क्या हमारे पेज पे img आ जाएगा? नहीं आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमने यहाँ पे एसआरसी जो एट्रीब्यूट है वो अभी तक पास ही नहीं किया। पास नहीं करेंगे तो इस टैग को पता कैसे चलेगा कि कौन सा इमेज हमको शो कराना है? उसके लिए पहले तो हमको एक इमेज की नीड होगा। इमेज मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है आई थिंक। लेट्स से मैं ये पेन प्रोग्रामर का जो बैनर है ना, इसको लगाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको पहले तो कॉपी कर लूंगा और कॉपी करने के बाद हमारा जो फाइल है इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे देखिए नाम बहुत लंबा है, मैं इसको रीनेम करके img या फिर इमेज लिख दूंगा ताकि आपको समझाने में आसानी हो, ठीक है। मैंने फोटो का नाम क्या कर दिया? इमेज कर दिया, image.png। तो कौन सा एट्रीब्यूट मिलता है हमको इमेज लगाने के लिए? एसआरसी। किस कौन से टैग के अंदर? इमेज टैग के अंदर, img टैग के अंदर, ठीक है। एसआरसी लगा दिया, इसको इज इक्वल टू दे के इस तरह से डबल कोट ओपन कर लेंगे और इसके अंदर हमको क्या करना है, इमेज का जो भी नाम है वो दे देना है कुछ इस तरह से, ठीक है। हो गया हमारा इमेज लिंक। अभी देखिए हमारा इमेज भी आ गया यहाँ पे, ओके। देखिए ये इमेज बहुत बड़ा है पेज के हिसाब से, ठीक है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए भी हमको यहाँ पे एट्रीब्यूट्स वगैरह मिलता है, ओके। तो पहले हम वो देख लेंगे, हाइट एंड विड्थ। तो यहाँ पे देखिए विड्थ क्या होता है, हाइट क्या होता है। हाइट तो आपको पता है क्या, इसका जो मतलब जो भी लंबाई है इसका, उसको हाइट बोला जाता है। विड्थ क्या होता है, जो भी हॉरिजेंटली या फिर आपको आप बोल सकते हैं ये जो पोर्शन है ये हॉरिजेंटल पोजीशन पे है, ठीक है। अगर आप इसको काउंट करेंगे, मतलब इस तरह से डायरेक्शन देंगे, तब आप बोलेंगे ये जो है वर्टिकल है। तो वर्टिकल क्या है? ये जो है ये वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? ये जो है इसको हॉरिजॉन्टल बोला जाता है, ठीक है। तो हमको कौन सा एट्रीब्यूट्स मिलता है? विड्थ एंड हाइट। तो हम किस तरह से लगाएंगे देखिए, यहाँ पे एसआरसी के ठीक बाद स्पेस लगा के आपको लिख देना विड्थ। विड्थ यानी ये जो पोर्शन है ये वाला हॉरिजॉन्टली जो होगा उसको, ठीक है। तो उसको हमको कितना देना है? लेट से मुझे 500 पिक्सल देना है, तो मैं इस तरह से 500 पास कर दूंगा। पास करने से देखिए हमारा जो इमेज है वो 500 पिक्सल में कन्वर्ट हो गया। देखिए छोटा, मतलब थोड़ा छोटा हो गया है ना। अगर मैं इसको 200 करता हूँ, देखिए 200 हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से आप इसका जो विड्थ है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अभी अभी मुझे ये जो हाइट है मुझे और ज़्यादा चाहिए, तो किस तरह से लिखेंगे? आप यहाँ पे जाएंगे, सिंपली हाइट एट्रीब्यूट पास कर देंगे। लेट से विड्थ इसका कितना है? 200 है, ठीक है। हाइट में इसका 400 कर देता हूँ। देखिए अभी जो हमारा हाइट है फोटो का वो 400 दिख रहा है और इसका जो विड्थ है वो कितना है? 200 है, ओके। यहाँ पे और एक चीज़ मैं बता देता हूँ। लेट से आपका कुछ इस तरह का नीड हो कि मुझे इमेज चाहिए, ठीक है, लेकिन उसका जो विड्थ है ना वो 200 रहे, हाइट उसका उतना ही रहना चाहिए जितना इमेज का है एक्चुअली में। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 200 अगर आप वेट देते हैं उसके हिसाब से हाइट कितना होना चाहिए इमेज का, वो खुद ब खुद HTML डिसाइड कर लेगा। अगर कुछ ऐसा नीड है तब आप क्या करेंगे, सिर्फ विड्थ एट्रीब्यूट जो है वो पास कर देंगे, हाइट की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा नीड है कि मुझे हाइट एंड विड्थ दोनों एडजस्ट करना है, तब आप क्या कर सकते हैं, दोनों का वैल्यू यहाँ पे पास कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अभी देखिए मैंने 400 दे दिया, हमारा जो इमेज है वो लंबा हो गया, थोड़ा सा स्ट्रेच दिख रहा है आपको। देखिए पेन प्रोग्रामर और यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है थोड़ा सा लंबा लंबा दिख रहा है, लेकिन हमारा इमेज एक्चुअली में कैसा दिख रहा था देखिए यहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमने हाइट पास कर दिया, हाइट पास करने से क्या हो गया, इमेज थोड़ा सा लंबा हो गया। उसके उसके लिए क्या हो गया, ये जो टेक्स्ट वगैरह है आपको स्ट्रेच दिखा, ठीक है। लेकिन आप नहीं चाहते कि ऐसा दिखे, मेरा इमेज हाइट ऑटोमेटिकली ले ले, तब आप क्या कर सकते हैं, हाइट को इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तभी क्या हो जाएगा, इस विड्थ के अकॉर्डिंग जो भी हाइट होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा, ओके। अगर मैं इसका विड्थ जो है थोड़ा सा और भी ज़्यादा कर देता हूँ, लेट से 250 कर देता हूँ, देखिए हाइट भी बढ़ा विड्थ भी बढ़ा। हाइट किस लिए बढ़ा, क्योंकि हमने यहाँ पे हाइट पास नहीं किया, हाइट ऑटो है, ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है। तो विड्थ का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है हाइट विड्थ इमेज? क्लियर है ना सभी को? किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।
डाउट है किसी का? ओके, नहीं है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। और इसके साथ आपको और एक एट्रीब्यूट दिखने के लिए मिलेगा IMG टेक के साथ, वो भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, उतना नेसेसरी नहीं है लेकिन हाँ पढ़ सकते हैं। उसके साथ आपको मिलता है ऑल्ट एट्रीब्यूट। ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या करता है, देखिए, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर एन इमेज। अगर मान लीजिए इस तरह से, लेट से एक एग्जांपल ले लेते हैं। किस तरह का एग्जांपल? लेट से आपके पास क्लास 10 का बच्चे हैं, ठीक है, तो लेट से 10 बच्चे हैं। मैं यहाँ पे 4 का एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं इसका हुइट जो है थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, लेट से 150। देखिए, मान लीजिए कि एक स्टूडेंट का फोटो है, ठीक है, यहाँ पे आपको स्टूडेंट की फोटो कुछ इस तरह से दिखाना है वेबसाइट के अंदर। क्लास 10 का स्टूडेंट है, ओके, तो क्लास 10 पे मान लीजिए आपके पास फिलहाल तो 4 बच्चे हैं, ओके, ये 4 स्टूडेंट का इमेजेस है, आप गेस कर मतलब इमेजिन कर लीजिए, ओके। तो कभी भी अगर सर्वर से ये जो बच्चा है, नंबर 3 वाला, ठीक है, इसका डेटा अगर सर्वर से गायब होता है या फिर इसका जो इमेज है वो सर्वर पे अवेलेबल नहीं होता, किसी वजह से डिलीट हो गया या फिर किसी ने डिलीट कर दिया, आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो मतलब 3 नंबर वाला बच्चा है उसका नाम क्या है, किस तरह से, मतलब किसका फोटो गायब है, आपको किस तरह से पता चलेगा? यहाँ पे तो काउंटेड है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे मैंने स्टूडेंट 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे 4 ही स्टूडेंट है, 3 का दिख रहा है तो चौथा जो है गायब है, तो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा। लेट से स्टूडेंट का नंबर जो है वो मान लीजिए कि 100 से, 100 में तो आप मतलब वो याद नहीं रख पाएंगे कि किसका फोटो गायब है सर्वर से, तो उस वक्त ऑल्ट एट्रीब्यूट जो है वो हमारे काम आएगा, ठीक है। लेट से मैं यहाँ पे ऑल्ट एट्रीब्यूट दे दिया, ठीक है, चारों में, और इसके अंदर मैंने डाल दिया स्टूडेंट 1 2 3 इस तरह से, ठीक है, मैं इसको 1 बना दूंगा, इसको 2 बना दूंगा, इसको 3 एंड इसको 4, ठीक है। चारों में हमने ऑल्ट एट्रीब्यूट पास कर दिया। क्या इस पे कोई डिफरेंट दिखा आपको? नहीं दिखा, सेम टू सेम पहले जैसा ही दिख रहा है, कोई भी चेंजेस अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहा। लेकिन मान लीजिए कल को ये जो इमेज है, ये इमेज सर्वर से गायब हो जाता है, ठीक है, मैं इसका जो स्पेलिंग है थोड़ा सा मिस्टेक कर देता हूँ। अब इमेज 2 क्या इस पे मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि इमेज 2 यहाँ पे है ही नहीं। तो ये जो फाइल है आप मान लीजिए सर्वर से गायब है, ठीक है, या फिर किसी वजह से, या तो फोटो का नाम रॉन्ग हो गया या फिर फोटो किसी ने डिलीट कर दिया, तब ये क्या हो जाएगा, ये जो ऑल्ट एट्रीब्यूट है ना, ये आपको पता चला, इससे आपको पता चलेगा कि ये जो स्टूडेंट 3 है इसका फोटो गायब है। किस तरह से? देखिए यहाँ पे 1 का आ गया, 2 का आ गया, 3 के अंदर देखिए यहाँ पे ऑल्ट के अंदर ये नाम आ गया कि स्टूडेंट 3 जो है इसका फोटो सर्वर पे अवेलेबल नहीं है, यानी इसको फोटो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मैंने यहाँ पे रॉन्ग कर दिया था इसका पाथ। ये जो पाथ है यहाँ पे तो नहीं मिलेगा इसको, ये इमेज 2 नाम से कोई इमेज है ही नहीं, तो यह ये क्या बोल देगा आपको कि स्टूडेंट 3 का जो फोटो है वो गायब है। तो आप बाद में जाके इसका जो फोटो है वो सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल्ट एट्रीब्यूट इस काम के लिए यूज किया जाता है। कभी भी अगर रिसोर्सेस सर्वर पे अवेलेबल नहीं होता तब आप क्या कर सकते हैं, जो भी ऑल्ट एट्रीब्यूट होता है उसका यूज कर सकते हैं। क्लियर? हाँ, सभी का क्लियर है ना? कोई डाउट? तो ओली बोलेगा कि IMG टेक के अंदर कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं? आई एम शाह म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। फिर IMG टेक के अंदर एक होता है SRC होता है, ओके और एक होता है ऑल्ट होता है, ओके और वहाँ पे जो विड होता है, हाइट होता है। ओके, ठीक है। ऑल्ट एट्रीब्यूट किस लिए यूज किया जाता है? सर सुना नहीं दिया, थोड़ा रिपीट करेंगे। ऑल्ट जो एट्रीब्यूट है वो किस लिए यूज किया जाता है? ऑल्ट एक अगर वर्ड है। हाँ, हाँ, अगर कभी वो इमेज अगर मिसिंग हो जाता है तो वो नोटिफाई करने के लिए कि ये इमेज मिसिंग है, इसके लिए यूज होता है। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो हसन आप बता सकते हैं कि जो SRC एट्रीब्यूट है वो किस लिए यूज किया जाता है IMG टेक के अंदर? तो एसआरसी होता है जो कि इमेज का जो लिंक होता है, क्या नाम, अगर हम किसी वेबसाइट में किसी का इमेज हो, क्या वो किस तरह से हम शो करेंगे, वो लिंक हम एस आर सी पे हम पेस्ट करके और ओके, हाइट वेट देके हम वहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, मैं यहाँ पे और एक चीज़ ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने कौन सा इमेज यूज़ किया? जो हमने इंटरनेट से डाउनलोड करके या फिर हमारा जो
लोकल इमेज है, यानी हमारे कंप्यूटर के अंदर जो इमेज है वो यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, लेकिन लेट से अगर मैं ये जो फाइल है HTML का फाइल आपको सेंड करता हूँ, तब क्या आपको ये इमेजेस दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ये इमेज तो होगा ही नहीं, ये तो मैंने नहीं भेजा था आपको। ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे ऑनलाइन का भी यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। यानी हमने जो पढ़ा था रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट होता है ना, तो एब्सोल्यूट यूआरएल भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे देखिए, मैं यहाँ पे इंटरनेट पे जाता हूँ, लेट से मैं लिखता हूँ फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर्स लिखने के बाद यहाँ पे मुझे ढेर सारा इमेजेस मिल जाएगा, तो मैं इनमें से किसी एक का जो है चोरी करूँगा, चोरी करके हमारे वेबसाइट पे यूज़ करूँगा। ठीक है, लेट से ये वाला सही दिख रहा है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, ओपन विथ इमेज करूँगा। ठीक है, ये जो यूआरएल है दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे लास्ट डॉट जेपीजी वाला, इसको पूरा कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद लेट से आपको यहाँ पे बिठाना है। ठीक है, नंबर 2 पे, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने से क्या हो जाएगा, देखिए हमारा दूसरा जो इमेज है वो यहाँ पे आ गया, लेकिन ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसका जो हाइट है थोड़ा सा कम है, लेकिन हमने यहाँ पे तो हाइट का यूज़ किया ही नहीं, तो इसलिए क्या होगा, ये जो विड्थ है इसके अकॉर्डिंग जो भी इसका हाइट होना चाहिए वो ले लेगा, लेकिन मुझे चाहिए कि मतलब बराबर हो सारे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, हाइट जो है पास कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। ये क्या हो गया, यहाँ पे स्पेस दे दूंगा। ठीक है, हाइट के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेट से 200, बहुत बड़ा है, 150 कर देता हूँ। ठीक है, 150 भी बड़ा है आई थिंक, हाँ 130, हाँ चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा है, तो लेट से 28 कर देता हूँ मैं इसको, अभी भी ज़्यादा है 25, हाँ 25 इज सफिशियंट आई थिंक। हाँ, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एब्सोल्यूट यूआरएल जो होता है, मतलब इंटरनेट से किसी थर्ड पार्टी का फोटो है ये, ठीक है, ये हमारा फोटो नहीं है, हमारे वेब पेज का किसी फोटो का हिस्सा भी नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या करा, इंटरनेट से फोटो को उठाया, वहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। अगर मैं अभी ये जो पेज है ना, ये जो कोड है आपको सेंड करता हूँ, तब आपको इन तीनों में से किसी एक का भी इमेज नहीं दिखेगा, लेकिन ये वाला जो है दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेट से आ रहा है, ये किसी दूसरे की वेबसाइट के अंदर से आ रहा है। वो ज़रूरी नहीं कि ये जो इमेज है आपके पास डाउनलोडेड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या होगा, आपके पास ये इमेज होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये इमेज शो नहीं करेगा। तो उस केस पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एब्सोल्यूट यूआरएल भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब बहुत यूज़ कर सकते हैं, एब्सोल्यूट भी कर सकते हैं, रिलेटिव भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए कुछ और सीखने के लिए मिल जाएगा तो और अच्छा है। ठीक है, अनदर सर्वर है, ये तो हमने देख ही लिया। इमेज फ्लोटिंग, इमेज फ्लोटिंग एक CSS का एट्रीब्यूट होता है। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा CSS ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, लेट से मैं यहाँ पे इमेजेस को हटा देता हूँ, जो भी हमने ऐड किया था इसको रहने देते हैं, बाकी सबको रिमूव कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, अभी जो हमारा इमेज है यहाँ पे दिख रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट का ही यूज़ करें, इसको आप CSS से भी मैन्युअली मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से करेंगे CSS से, देखिए मैं इसको काट देता हूँ, है ना। अभी क्या हो जाएगा, हमारा इमेज जो है बहुत बड़ा दिख जाएगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, ये जो IMG है, IMG को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, IMG क्योंकि एक टैग है, तो हमको यहाँ पे डॉट भी नहीं लगाना पड़ेगा, हैश भी नहीं लगाना पड़ेगा ID और उसके लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सिंपली विड्थ लिख दूंगा, विड्थ के अंदर मैं पास कर दूंगा लेट से 350 पिक्सल। अगर मैं इस तरह से भी पास करता हूँ ना, देखिए हमारा विड्थ जो है काम कर रहा है। ठीक है, इसको आप 250 भी बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और इसके अंदर आप हाइट का जो प्रॉपर्टी है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेट से मैं दे देता हूँ 300 पिक्सल। ठीक है, सेव कर दिया, देखिए हमारा फोटो जो है लंबा हो गया, यानी इसका जो हाइट है वो भी कम कर रहा है, विड्थ भी कम कर रहा है। लेकिन इसके अंदर हमने नहीं डाला था, ये नहीं, सॉरी, ये वाला जो फोटो है इसके अंदर हमने हाइट विड्थ पास नहीं किया था, उसको हमने किस तरह से एडजस्ट किया, CSS की मदद से। ओके, ठीक है, तो इसके अंदर और एक प्रॉपर्टी मिलता है आपको, फ्लोट। लेट से मुझे ये जो इमेज है ये राइट साइड पे अलाइन होता हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, तो हम किस तरह से यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे सिंपली फ्लोट के अंदर आपको यहाँ पे वैल्यू दे देना है राइट साइड। ओके, राइट लिख देंगे, तब ये राइट साइड पे चला जाएगा। देखिए हमारा जो फोटो है राइट साइड पे अलाइन हो चुका है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट पे ही रहता है, लेकिन मैंने यहाँ पे राइट करके दिखाया है। तो आपको जस्ट सीख लेना है, क्योंकि हम इसका यूज़ करेंगे कभी ना कभी, आज नहीं तो कभी, मतलब 2-3 वीडियोस के बाद या फिर 2-3 क्लासेस के बाद हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, जस्ट आपको याद रखना है कि हाँ, फ्लोट से हम क्या कर सकते हैं, इमेज का जो पोजीशन है उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर सेंटर नहीं कर पाएंगे आप। अगर आप यहाँ पे सेंटर दे देंगे ना, सेंटर नहीं होगा, देखिए लेफ्ट पे आ गया। इसको सेंटर करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे टेक्स्ट एलाइन लगा सकते हैं, शायद हो सकता है टेक्स्ट एलाइन सेंटर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसको हमने वो नहीं किया, इसको इसका एक पेरेंट डिव होना चाहिए।
बाय द वे ये तो एक टेक्स्ट नहीं है ना, तो इसके लिए यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन जो है काम नहीं करेगा। इसको किस तरह से सेंटर किया जाता है वो हम अगले वीडियोस में जब हम डीप पढ़ेंगे, बेसिकली डीप के अंदर पढ़ेंगे किस तरह से इमेजेस को सेंटर किया जाता है पेज के बीचों में। ठीक है, ओके, फ्लोट देख लिया हमने। चलिए और क्या है, और क्या है, बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज एक होता है, इसको पढ़ लेते हैं, आज का क्लास जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेज, लेट से मैं इसको रिमूव करता हूँ इस तरह से। ओके, सेव कर दिया। हमारा वेब पेज पे क्या क्या दिखेगा, फिलहाल तो एक पी दिखेगा, सॉरी H1 दिखेगा, और इसके अंदर बैकग्राउंड कलर जो है वो दिख रहा है। ठीक है, लेट से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी देखिए हमारा कलर चला गया। मार्जिन पेडिंग भी रिमूव कर देता हूँ, अभी भी मार्जिन पेडिंग भी चला गया। ठीक है, हमारा सिंपल सा एक टेक्स्ट दिख रहा है। इस H2 का कोई भी यूज़ नहीं है, तो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। ओके, मैंने इसको फिलहाल तो खाली छोड़ रखा है, अभी हम देखेंगे। लेट्स से ये जो हमने इंटरनेट से इमेज डाउनलोड किया था ना थोड़ी देर पहले, उसको मुझे एज ए बैकग्राउंड इमेज दिखाना है, तो किस तरह से दिखाएंगे, उसके लिए आपको मिलता है बैकग्राउंड का जो भी बॉडी होगा, बॉडी का आप इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी मिलता है बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, इस इमेज के अंदर आपको क्या कर देना है, इस तरह से यूआरएल को पास कर देना है। लेट्स से मुझे जो रिलेटिव यूआरएल है यानी मेरे पेज का हिस्सा देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यूआरएल के अंदर कुछ इस तरह से image.png लिख देंगे। अगर मैं सेव करता हूँ, देखिए हमारा बैकग्राउंड जो है किसके अंदर शिफ्ट हुआ, ये देखिए जहाँ पे था वहीं पे है। ठीक है, लेकिन हमारा जो बैकग्राउंड है वो इस इमेज से चेंज हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये होता है, अगर हम इसका यूआरएल जो है कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे अगर पेस्ट कर देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, हमारा जो इमेज है देखिए बैकग्राउंड इमेज आ गया। कहाँ से आया, इंटरनेट से आया। ठीक है, तो इस तरह से आप बैकग्राउंड इमेज का यूज़ कर सकते हैं। क्या हमारा जो इमेज वो परफेक्टली अलाइंड है, नहीं है। देखिए नीचे का हिस्सा गायब है, इस पे देखिए नीचे का हिस्सा है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसके लिए और एक प्रॉपर्टी मिलता है। ये हम बाय द वे इन डेप्थ देखेंगे, किसका क्यू क्यू यूज होता है, किसका क्या क्या वैल्यूज रहता है, सारे हम CSS में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन HTML पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है, इसीलिए आपको ये मैं बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, जो बैकग्राउंड का इमेज है इसको अच्छे से अलाइन करना है, तो मैं लिखूंगा बैकग्राउंड के अंदर साइज। ओके, बैकग्राउंड साइज के अंदर मैं 100% दे दूंगा, तब ये क्या हो जाएगा, देखिए हॉरिजॉन्टली 100% हुआ लेकिन वर्टिकली 100% नहीं हुआ, तो वर्टिकली 100% करने के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे 100 BH। अभी देखिए हमारा जो इमेज है पूरी तरह से दिख रहा है, लेकिन क्या ये इमेज सही दिख रहा है, नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेच है। इसको क्या कर दिया, फोर्सफुली कवर कर दिया इसको। ठीक है, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप लिखेंगे इस तरह से ऑब्जेक्ट फिट कवर कर देंगे, तब ये देखिए शायद यहाँ पे नहीं काम करेगा क्योंकि बैकग्राउंड साइज है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड साइज कवर, शायद ये काम कर जाए। हाँ, अभी भी काम करा, लेकिन यहाँ पे आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा क्योंकि पहले जैसा और अभी भी, ये अगर मैं ना भी दूँ ना तब भी ये सेम ही दिखेगा। देखिए थोड़ा सा बड़ा दिखा, कवर देने से थोड़ा सा छोटा दिखा, यही डिफरेंस है। लेकिन हम बाद में देखेंगे किस तरह से किसका यूज़ किया जाता है, किस तरह से कौन सा चीज़ काम करता है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिलहाल आपने क्या पढ़ा, बैकग्राउंड इमेज एक प्रॉपर्टी होता है इस CSS के अंदर, उसके अंदर हमको यूआरएल पास करके उसका जो यूआरएल होता है इमेज का, वो यूआरएल इसके अंदर पास कर देना, तब ये क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर बैकग्राउंड इमेज जो है सेट हो जाएगा। क्या ज़रूरी है कि बॉडी पे ही लगाना पड़ेगा ये वाला, किसी दूसरे एलिमेंट पे नहीं लगा सकते? हाँ, लगा सकते हैं ना। देखिए किस तरह से लगाएंगे, हम पहले तो H1 का एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे, रेड दे दिया, देखिए बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इसका थोड़ा सा हाइट विड्थ दे देना है। हाइट विड्थ नहीं देता हूँ मैं, पेडिंग दे देता हूँ टॉप बटन से, लेफ्ट से 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 50 पिक्सल। ठीक है, दे दिया, देखिए आ गया। अभी जो ये रेड वाला पोर्शन है ना, इसके रिप्लेसमेंट में मुझे इमेज चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली यहाँ से ये वाला जो कोड है इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दूंगा। अभी देखिए यहाँ पे दोनों काम करेगा, बैकग्राउंड इमेज भी काम करेगा, लेकिन ये तो नहीं चाहिए, ये मैंने रिमूव कर दिया। अभी देखिए हमारे बैकग्राउंड पे क्या आ गया, जो हमने फोटो सेट किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ गया। ठीक है, सही है, तो आप इस तरह से बैकग्राउंड इमेजेस का भी यूज कर सकते हैं। ओके, क्लियर है, कोई डाउट? मजा आया क्लास करने में? हाँ, अभी मज़ा नहीं आएगा क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें जो है मतलब वो नहीं आएगा, लेकिन हम प्रोजेक्ट करने वाले बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करेंगे, उसके अंदर हमको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, हासन आप कुछ बोलने वाले थे, बोलिए। नहीं, आपने बताया मजा आ रहा है, तो मैं कहना चाहते हैं कि मजा आ रहा है इसलिए तो देख रहे हैं। ओके ठीक है, मज़ा आएगा, अभी नहीं आएगा, जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे ना, कहा गया, हाँ, जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तब आपको अच्छे से मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम बहुत सारे एंडलेस पॉसिबिलिटीज हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, कभी कभार ऐसा आपको मतलब मैं OBS बंद कर लेता हूँ, नहीं तो OBS बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच OBS वालों।